क्यों अधिकतर लोग ऐसा बोलते हैं कि फार्माकोलॉजी ऑफ सीवीएस फार्माकोलॉजी का टफेस्ट पार्ट लगता है? क्यों अधिकतर लोगों का यह कहना है कि जो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर वाला चैप्टर है, ये फार्माकोलॉजी ऑफ सीवीएस में सबसे टफ पार्ट है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है? क्यों ऐसा है कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें दो अपोजिट कैटेगरी के ड्रग आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलते हैं, बीटा वन एगोनिस्ट और बीटा वन ब्लॉकर्स। तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष पाठक। तो शुरुआत करते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट इज नॉट एबल टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी। हार्ट एफिशिएंटली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा, हार्ट को जितने ब्लड को पंप करना चाहिए उतना ब्लड वो पंप नहीं कर पा रहा है। सिंपल मींस हार्ट का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो कम हो गई है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया है? कम हो गया है। तो हम क्या बोलेंगे? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है? Heart is not able to pump blood efficiently. हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंट तरीके से ये क्या नहीं कर पा रहा है? ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट इज नॉट एबल टू पंप ब्लड एफिशिएंटली, जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड ये पंप नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ये तो होगी प्रॉब्लम कि सीएचएफ में एक्चुअली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों, और साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों दो अपोजिट टाइप के ड्रग बीटा वन एगोनिस्ट और बीटा वन ब्लॉकर एक ही कैटेगरी में, क्लासिफिकेशन में वहां पर दिए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर समझते हैं कि जो हार्ट है, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन कैसे क्रिएट होती है यहां पर। ओके, बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं। हार्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी ऑफ सीवीएस, फार्माकोलॉजी ऑफ सीवीएस मतलब जहां पर आप हार्ट की किसी भी तरीके से बात कर रहे हैं। हार्ट बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसको बहुत ज्यादा बदनाम किया गया है, खासकर आपके जो बॉलीवुड है उन्होंने बहुत बदनाम कर दिया। दिल के टुकड़े हजार हुए, बदतमीज दिल, दिल बदतमीज नहीं हो सकता है, दैट में रिजल्ट इन एरिथमिया। ओके, तो हाँ, हार्ट को इतना ज्यादा बदनाम किया गया है और उस दौरान हम ये भूल गए कि हार्ट का एक्चुअल काम क्या होता है। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। उसके अलावा जितनी भी चीजें जो आपकी मूवीज में बताई हैं वो सारी गलत है। ओके, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं हार्ट। हार्ट की जो लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, सराउंडेड बाय पेरिकार्डियल सेक। ठीक है, तो जो तीन अंदर की लेयर की हम बात करें, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, मेन वर्किंग लेयर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में हम बात करें मायोकार्डियल सेल्स, मायोकार्डियल सेल्स। मायोकार्डियल सेल्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, मायोकार्डियल सेल्स जो रहती है ये कई तरह की प्रॉपर्टी शो करती है, जिनमें चार प्रॉपर्टीज मेन है। आपको अच्छे से याद रखना है, चार प्रॉपर्टीज मेन है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ऑटोमेटिसिटी। दूसरी एक्साइटेबिलिटी, तीसरी कंडक्टिविटी और चौथी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। चार प्रॉपर्टीज। तो मायोकार्डियल सेल चार प्रॉपर्टीज यहां पर शो करता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मायोकार्डियल सेल की अगर हम बात करें तो चार प्रॉपर्टीज। ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी का मतलब मींस हम सभी को पता है हार्ट किसी बिना एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के काम करता है। मींस ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे हार्ट से काम करो तो हार्ट काम करेगा।
या एक पर्टिकुलर कंडीशन में हार्ट काम करेगा। हार्ट लगातार काम कर रहा है, बिना रुके काम कर रहा है, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी को, ऑटोमेटिसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? एबिलिटी ऑफ मायोकार्डियल सेल टू जनरेट इंपल्सेस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के बिना, किसी एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन के बिना वहां पर ये जो हार्ट है ये अपने आप इंपल्स जनरेट करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एक्साइटेबिलिटी। जहां हमने ऑटोमेटिसिटी में बोला था एबिलिटी ऑफ मायोकार्डियल सेल टू जनरेट इंपल्स विदाउट एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको हमारी सेल कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। दिस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। जैसे कई बार आपने देखा किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, एक्साइटेबिलिटी शो की मायोकार्डियम ने, हार्ट रेट वहां पर बढ़ गई, तो आपको अच्छे से याद रखना एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड मींस वहां पर सेल कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। दिस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। तीसरी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टिविटी, मींस एक जगह इंपल्स जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ ऑटोमेटिसिटी, तो उसको थ्रू आउट द मायोकार्डियम क्या करना? स्प्रेड करना थ्रू आउट द मायोकार्डियम, उसको फैलाना। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? एबिलिटी ऑफ मायोकार्डियल सेल टू कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू आउट द मायोकार्डियम, दैट इज कंडक्टिविटी। अब अगर ये चारों प्रॉपर्टीज सही तरीके से अपना वहां पर प्रेजेंस शो कर रही है, सही तरीके से हार्ट में काम कर रही हैं, ये तीनों प्रॉपर्टीज, ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, तो चौथी जो प्रॉपर्टी है, जो मेन प्रॉपर्टी इसको मानेंगे, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। वो अपने आप सही काम करेगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो कर रहा है। क्यों? अगर वहां पर ऑटोमेटिसिटी बिल्कुल सही है, एक्साइटेबिलिटी सही टाइम पे एक्साइटेबिलिटी शो कर रहा है हार्ट, और सही रिस्पॉन्ड कर रहा है मींस, और प्रॉपर वहां पर कंडक्टिविटी है मींस आगे आगे की तरफ एवी नोड से लेके बंडल ऑफ एजेड परकेंजी फाइबर्स, ठीक है। तो अगर ये तीनों सही है तो हार्ट प्रॉपर क्या शो करेगा? वहां पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मेन प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो क्या कर पा रहा है? ब्लड को पंप कर पा रहा है। ओके, तो हम फिर से अगर जाएं हार्ट की हार्ट में कौन सी लेयर्स? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जो अंदर वाली जो लेयर्स है, मेन वर्किंग लेयर जो थिक लेयर है वो कौन सी? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियल सेल्स। इसमें जो चार प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से हमने क्या देखा? ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहां पर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कम होती है, क्या कम होती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, मींस ये क्या शो करेगा? CHF। क्या शो करेगा? CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, तो हार्ट की मेन लेयर मायोकार्डियम, मायोकार्डियल सेल, प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? चार प्रॉपर्टी जो भी हमने देखी। इसमें जो चौथी प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है तो ये क्या कॉज करेगा? CHF। ओके, तो अगर कोई हमसे पूछता है CHF क्या है, तो आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। मींस CHF को हम पहचानेंगे कैसे? सिम्टम क्या है वहां पर? कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, उसके बाद फिर सारी चीजें जो आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, फैटिग देखने को मिलता है, थकावट वहां पर आपको फील होती है बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। वो उतने ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे जितने ब्लड की बॉडी को जरूरत है। ओके, तो ये साइकिल, इस तरफ वाला पार्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब यहां देख के अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, और अगर मैं आपसे पूछूं कि CHF को ट्रीट कैसे करोगे, CHF को मैनेज कैसे करोगे, तो आंसर आपके सामने है। कैसे करने वाले हो? आंसर आपके सामने है, आप तुरंत बोलोगे बिल्कुल सिंपल है सर। अगर हम CHF को ट्रीट कर रहे हैं, CHF को मैनेज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कौन से ड्रग बढ़ाते हैं? आइनोट्रोपिक ड्रग्स। जो आइनोट्रोपिक ड्रग्स रहते हैं वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो जो बीटा 1 एगोनिस्ट की बात मैंने आपके इस वीडियो की शुरुआत में की थी, बीटा 1 एगोनिस्ट जो रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तो जो मेन प्रॉब्लम यहां पर आ रही थी CHF में, वो ये आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही थी जब आप बीटा 1 एगोनिस्ट देते हैं या दूसरे आइनोट्रोपिक ड्रग देते हैं, जैसे डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड या एमरिनॉल, मिलरिनॉल, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, वो सब क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो आइनोट्रोपिक ड्रग क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम है CHF की, इसको मैनेज किया जा सके। लेकिन एक सवाल अभी हमारे दिमाग में है, ये हुआ क्यों? ये तो हो गया कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई,
लेकिन हमने अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा भी दिया तो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम क्यों हुई, सीएचएफ हुआ क्यों। फिर से इसी साइकिल को हम एक अलग तरीके से देखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ हार्ट। 3 लेयर नीचे अंदर वाली, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियल सेल, प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टी, जिसमें से कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर कम होगी तो सीएचएफ, ये एक साइकिल होगी। अब दूसरे तरीके से अगर हम देखें इसको, किसी भी कारण से अगर मायोकार्डियम लेयर जो है इंजर्ड होती है, डैमेज होती है, किसी भी कारण से अगर ये इंजर्ड होती है, डैमेज होती है, दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग या इसको हम कार्डियक रीमॉडलिंग भी बोलते हैं। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग बोलते हैं या इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक रीमॉडलिंग भी बोलते हैं। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग या कार्डियक रीमॉडलिंग। ओके, हार्ट, हार्ट में मायोकार्डियम, मायोकार्डियम अगर इंजर्ड हुई, जो लेयर इंजर्ड हुई, इट मे कॉज वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग या कार्डियक रीमॉडलिंग, इसको हम बोल रहे हैं। ओके, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग या कार्डियक रीमॉडलिंग मतलब, ये वर्ड अच्छे से याद रखना, आप ये समझें कि ये वर्ड ही पूरा चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग और कार्डियक रीमॉडलिंग। अगर हमने इसको समझ लिया तो पूरा चैप्टर हमें क्लियर रहेगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना। जनरली बहुत सारे लोग पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, जब मैं उनसे पूछता हूं कि वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग क्या है, अरे ये तो सुना ही नहीं, जबकि ये पूरा मेन चैप्टर यही है। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग और कार्डियक रीमॉडलिंग को समझना ही आपका मेन चैप्टर है। ओके, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग या कार्डियक रीमॉडलिंग जिसको बोल रहे हैं, नाम से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। रीमॉडलिंग मतलब हार्ट ने अपना एक नया मॉडल तैयार कर लिया, वेंट्रिकल ने अपना एक नया मॉडल तैयार कर लिया। मींस हार्ट की साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में या फिजियोलॉजी में चेंज होना, दैट इज वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। ओके, चेंज इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, एंड दिस इज वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। क्या बोलेंगे इसको हम, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग या कार्डियक रीमॉडलिंग। मतलब सिंपल भाषा में अगर बोले तो हार्ट पहले जैसा नहीं रहा। अब ये हुआ क्यों कि हार्ट पहले जैसा नहीं रहा। हम हार्ट की अगर बात करें तो ऐसा क्यों हुआ कि हार्ट पहले जैसा नहीं रहा, जिसकी जैसे हम पहले बात कर रहे थे। कारण, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग मे बी ड्यू टू, पहला कारण जो बचपन से आप लोग सुनते आए कि अरे उनको, अंकल को तो अटैक आया था, अटैक आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप देखो आपका हार्ट पहले जैसा नहीं रहा और अब आपको ये दवाइयां तो जीवन भर चलेंगी। मींस मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के बाद कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होता है हार्ट के साइज, शेप, स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजी में, जिसके बाद हार्ट की एक्टिविटी पहले जैसी नहीं रहती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। तो पहला मेन कारण क्या हो सकता है वहां पर, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग का पहला कारण क्या हो गया, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग का पहला कारण क्या हो गया, आपके सामने है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ओके, दूसरे कारण की तरफ जाते हैं हम। वॉल्यूम ओवरलोड। अगर प्रीलोड ज्यादा है, प्रीलोड का मतलब क्या होता है, वेंस जो हार्ट तक ब्लड को ला रही हैं, अगर ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है, वो नॉर्मल से ज्यादा ब्लड ला रही है, तो वेंट्रिकुलर डायलेशन होगा। शुरुआत में तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन होगा, वेंट्रिकुलर डायलेशन होगा, उसके बाद क्या होगा वहां पर, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अपनी भाषा में देखो, वेंट्रिकल फूल जाएगा, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मतलब ऐसा हो जाएगा। अब जब ये ऐसा हो जाएगा तो प्रॉपर क्या शो नहीं कर पाएगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर पाएगा मतलब कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हार्ट के ऊपर प्रीलोड अगर बढ़ गया है या आफ्टर लोड बढ़ गया है, मतलब आर्टरीज से जो ब्लड को बाहर की तरफ ले जाए, आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्शन वहां पर शो कर रही है, तो हार्ट में या प्रीलोड ज्यादा है या आफ्टर लोड ज्यादा है या दोनों ज्यादा है, ये क्या करेंगे, हार्ट के शेप में, स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में चेंज कर सकते हैं। मींस ये दूसरा बड़ा कारण हो सकता है किसका, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग का। ओके, तीसरे कारण की तरफ आए हम।
वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? तीसरा सबसे बड़ा कारण क्रोनिक हाइपरटेंशन। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही, लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला, मेडिसिन नहीं ली, बोले हम अपनी रूटीन ठीक करेंगे, रूटीन भी ठीक नहीं किया। अब ना तो आप मेडिसिन ले रहे हैं, ना ही आपने रूटीन में कोई चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे वो इफेक्ट बॉडी पर देखने को मिलेगा। और वो इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिलेगा, किस फॉर्म में देखने को मिलेगा? दिस कॉजेज वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। तो वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग की बार बार हमने बात की। वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग कब होती है? जब मायोकार्डियम लेयर इंजर्ड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, चेंज इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये क्यों होती है? इसके तीन बड़े कारण क्या है? एक तो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई। दूसरा कारण क्या है? वॉल्यूम ओवरलोड। तीसरा कारण है आपका क्रोनिक हाइपरटेंशन। ठीक है, लेकिन बार बार हम क्यों बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग? सीएचएफ वाले चैप्टर में अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग इज द मेन कॉज ऑफ सीएचएफ। जो सीएचएफ है, इसका मेन कॉज क्या है? वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ये पॉइंट, क्योंकि ये अधिकतर बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। हम दो तरीके से सीएचएफ को ट्रीट करते हैं। पहला तरीका है कि जो प्रॉब्लम हुई है उसको मैनेज करना। तो क्या प्रॉब्लम हुई है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हुई है, तो हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने वाले ड्रग, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाले ड्रग क्या हो गए? आपके आइनोट्रोपिक ड्रग्स। तो पहला तरीका तो क्या किया हमने? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दिया। लेकिन ये मेन ट्रीटमेंट नहीं है। मेन ट्रीटमेंट हमें कॉज पे जाना पड़ेगा। कॉज क्या है? वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। और वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली कंडीशन को ट्रीट करना पड़ेगा। अब आप सभी को पता है कि क्रोनिक हाइपरटेंशन को अगर आप ट्रीट करते हैं तो मेन ड्रग कौन से यूज किए जाते हैं? बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें बीटा 1 ब्लॉकर भी है, मेटोप्रोलोल। तो जहां आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? बीटा 1 एगोनिस्ट। ध्यान से सुनना, ये हम क्या केवल शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कर रहे हैं, केवल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? बीटा 1 एगोनिस्ट। लेकिन अगर हमें मेन ट्रीटमेंट करना है, मींस कॉज पे जाना है, तो किसको ट्रीट करना पड़ेगा? हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स। तो यहां पर हम बीटा 1 एगोनिस्ट यूज कर रहे थे एज एनोट्रोपिक ड्रग्स, यहां बीटा ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो पहली जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है अधिकतर स्टूडेंट्स के दिमाग में कि दो अपोजिट कैटेगरी के ड्रग क्यों एक ही चैप्टर में लिखे हुए हैं, वो इसलिए लिखे हुए हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में जाते हैं तो बीटा 1 एगोनिस्ट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना। लेकिन अगर आप कॉज को ट्रीट करने के लिए जाते हैं, दैट इज वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग। और वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग का कारण क्या हो सकता है? क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन में क्या यूज करेंगे आप? बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर आप सीएचएफ में पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में आप क्या यूज करते हैं? वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर आप यहां पढ़ते हैं। वॉल्यूम ओवरलोड, प्रीलोड को कम करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? वेनोडाइलेटर्स। आफ्टरलोड को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? एट्रियोडाइलेटर। मींस वैसोडाइलेटर आप यहां पर यूज कर रहे हैं। डायूरेटिक्स का यूज करते हैं आप कहां यूज करते हैं? ताकि हार्ट के ऊपर प्रीलोड क्या हो सके? कम हो सके। हार्ट के ऊपर प्रीलोड कम हो सके, आप डायूरेटिक का यूज करें, इसलिए डायूरेटिक्स का यूज कहां? सीएचएफ में। अब इतने अलग अलग कैटेगरी ड्रग सीएचएफ में क्यों यूज किए जा रहे हैं? इस वाले पार्ट के लिए। अब दो पार्ट में डिवाइड कर देना सीएचएफ को। ये वाला पार्ट कॉज वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है जो थोड़ा जो प्रॉब्लम या सिम्टम्स आप ये इसको बोलते हैं उनको थोड़े समय के लिए ठीक करने के लिए। लेकिन ये वाला पार्ट कॉज वाला पार्ट है। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? बीटा ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं, यहां पर हम डायूरेटिक्स यूज कर रहे हैं, वैसोडाइलेटर्स यहां पर यूज कर रहे हैं, रास इनहिबिटर्स यहां पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर यहां पर यूज कर रहे हैं इस वाले पार्ट में। यहां पर हम केवल क्या यूज कर रहे हैं? आइनोट्रोपिक ड्रग्स। तो मायोकार्डियम इंजर्ड हुई, मायोकार्डियम इंजर्ड हुई, कई कारण हो सकते हैं मायोकार्डियम इंजर्ड होने के। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और वो लगातार बढ़ती गई और इससे एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। जैसे एक बच्चा, एक एग्जांपल से रिलेट करना, आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। एक बच्चा जिसको बी फार्म का, मान लो उसने बी फार्म में एडमिशन लिया, उसका बी फार्म का रिजल्ट आया है और पिताजी के पास गए, पिताजी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, मेरे 65% बने। अब जनरली मिडिल क्लास में माता पिता का यह मानना रहता है कि अगर हम बच्चे के सामने उसकी तारीफ करेंगे तो बिगड़ जाएगा। तो पिताजी बोलते हैं 65%, गधा है तू, ये कोई परसेंट होते हैं? तू गधा है, सीधा बोल देता कि पास हो गया, 65% बताने आ गया। बच्चा मनी मन सोचता है कि मैं मेहनत करूंगा, अगले सेमेस्टर खूब मेहनत करता है, अगली बार फिर से आते पिताजी के पास, पिताजी 77% बने। पिताजी मनी मन खुश हो रहे हैं कि फॉर्मूला काम कर रहा है, लेकिन पिताजी फिर वही बोलते हैं, अबे गधे 77% इतना उछल रहा है, तू तू जा, तू गधा है यार, कुछ अच्छा दिखा, कुछ अच्छा करके बता, तू जा, तू गधा है।
बच्चा इस बार और मेहनत करता है, थर्ड सेमेस्टर में इस बार लाता हुआ 85%। पापा 85% आए, पिताजी मनी मन और खुश। लेकिन पिताजी फिर वही बोलते, अबे गधे 90% वाले घूम रहे हैं, 95% वाले घूम रहे हो, तू 85 में इतना खुश हो गया, तू जा, तू गधा है। बेटा बोलता है ठीक है। अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, पिताजी मार्कशीट मंगाते हैं, देखते हैं, अबे तू फेल हो गया, क्यों? बच्चा बोलता है गधा हूं मैं। हाँ, गधा ही हूं मैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो पिताजी ने कुछ लगातार ऐसी चीजें बोल बोल के उसमें एक चेंज कर दिया, जो वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या कर दे, वो चेंज कर दिया। हार्ट के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, ओवरलोड है हार्ट के ऊपर, हमने ध्यान नहीं दिया, और उससे क्या हुआ, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई होगी, उससे उसके शेप में एक परमानेंट चेंज हो गया। लोड वहां पर बढ़ रहा है, उसके शेप में परमानेंट चेंज हो गया, और वो चेंज क्या हो गया, वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग, एंड वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग रिजल्ट्स इन सीएचएफ। तो दो तरीके से सीएचएफ का हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आगे से कभी भी आपके मन में ये सवाल उठे कि ये डायूरेटिक्स क्यों यूज किया जा रहा है, तो आपको इस तरफ देख लेना है। आइनोट्रोपिक ड्रग क्यों यूज किया जा रहा है, इस तरफ देख लेना है। बीटा ब्लॉकर्स क्यों यूज किए जा रहे हैं, इस तरफ देख लेना है। बीटा वन एगोनिस्ट क्यों यूज किए जा रहे हैं, इस तरफ देख लेना है। दो अप्रोच यहां पर मानी जाती है, एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट जो इस तरह वाला है, और ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह के और भी वीडियो मैं लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे, वीसीएस साइकिल इन सीएचएफ। तो ये वीडियो आप देखें, अच्छे से इसको नोट कर लें। मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर एक बार आपने ये अच्छे से समझ लिया, लिख लिया, तो कभी भी आपको सीएचएफ वाले पार्ट में कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।